आज के इस वीडियो के द्वारा हम झारखंड सचिवालय पेपर 2 यानी हिंदी सिलेबस के अंतर्गत जो 3 नाटकें पढ़नी है, उनमें से जो पहली नाटक है भारत दुर्दशा जो पहली नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। इस नाटक से जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन 1, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? तो 1850 ईस्वी को। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? 1850 ईस्वी को। सबसे पहले हम देख रहे हैं थोड़ा सा लेखक के बारे में, फिर हम जो नाटक है भारत दुर्दशा, इस नाटक के सारे प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि अक्सर एग्जाम में देखी जाती है कि राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न में से किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाना जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक इतिहास के, आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। भारतेंदु की साहित्यिक भाषा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की साहित्यिक भाषा है तो खड़ी बोली हो जाएगा। भारतेंदु की साहित्यिक भाषा है खड़ी बोली। भारतेंदु युग का काल था, भारतेंदु युग का काल था तो राइट आंसर है 1869 से 1900 ईस्वी तक। 1869 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग का काल कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु के कितने नाटकों का उल्लेख है? आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल थे, उनके अनुसार भारतेंदु के कितने नाटकों का उल्लेख है? तो 15 नाटक का उल्लेख है। भारतेंदु के द्वारा जो लिखी गई है 15 नाटकों का उल्लेख किया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। भारत दुर्दशा नाटक में कुल कितने अंक है? भारत दुर्दशा नाटक में कुल कितने अंक है? तो 6 अंक है भारत दुर्दशा नाटक में। भारत दुर्दशा नाटक में पात्रों की संख्या कितनी है? यह जो नाटक है भारत दुर्दशा, इसमें कुल कितने पात्रों की संख्या है? तो 19 पात्र की संख्या है और 6 अंक है। 6 अंक और 19 पात्र हैं इस नाटक में। भारत दुर्दशा के आमूर्त पात्र हैं। भारत दुर्दशा के आमूर्त पात्र हैं। आमूर्त पात्र कहे जाने का मतलब है ऐसे पात्र जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, यानी जिसे हम छू भी नहीं सकते हैं, वैसे पात्र को अमूर्त पात्र कहते हैं। जैसे पेड़ को हम देख सकते हैं तो ये मूर्त पात्र हो जाता है। और ये जो है किसी का फीलिंग्स जो होता है, सोचना समझना, ये सब चीज़ें हम नहीं देख सकते हैं, तो वो सारे अमूर्त पात्र कहे जाते हैं। तो यहाँ पे अमूर्त पात्र में भारत भी है, निर्जलता भी है और आशा भी है, क्योंकि ये सारे ऐसे हैं जिसे हम देख नहीं सकते। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मूर्त पात्र है? इनमें से कौन सा मूर्त पात्र, यानी ऐसे कौन पात्र हैं जिसे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे एडिटर जो हैं, एडिटर साहब जो हैं, वो मूर्त पात्र में आ जाएगा। रोग वगैरह अमूर्त है क्योंकि उसे हम देख नहीं सकते हैं, उसके जो परिणाम होते हैं रोग वगैरह को वो हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत दुर्दशा के अमूर्त पात्र हैं। भारत दुर्दशा के अमूर्त पात्र हैं तो ऑप्शन है आलस्य, मदिरा, अंधकार, उपयुक्त, सभी। तो यहाँ पे सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। आलस्य हो जाएगा, मदिरा हो जाएगा, अंधकार भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत दुर्दशा में डिसलॉयल्टी पात्र का अर्थ है। भारत दुर्दशा में डिसलॉयल्टी पात्र का अर्थ है देशद्रोह। क्या हो जाएगा दोस्त? देशद्रोह। भारतेंदु ने गौरवशाली अतीत के बावजूद दिनहीन मृतप्राय वर्तमान का मूल कारण किसे माना है? दिनहीन वर्तमान का मूल कारण किसे माना है? तो आपसी कलह को माना है। आपसी कलह को माना है। सबसे पहले जहि ईश्वर धन बल दीनो, सबसे पहले विद्या फल जनि गहि लीनो, यह भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक से लिया गया है? सबसे पहले जहि ईश्वर धन बल दीनो, सबसे पहले विद्या फल जिन गहि लीनो, यह भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक से लिया गया है? तो ये हो जाएगा पहला अंक से।
पहला अंक से। दोस्तों, अगर आपने नाटक नहीं पढ़ रखी है तो थोड़ी सी आपको मुश्किलें आ रही होगी, और जिन्होंने पढ़ी है उन्हें समझने में काफ़ी आसान होगा। वे आंसरों का जो प्रश्न है उनके जवाब वो अच्छे से दे पाएंगे। तो थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू कर लेता हूँ नाटक का, 2 से 3 मिनट लगेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। इस नाटक के माध्यम से जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो राइटर हैं, इन्होंने भारत की 2 परिस्थितियों का वर्णन किया है। पहला परिस्थिति है जब अंग्रेज़ भारत में नहीं थे तो कितना संपन्न था भारत, और दूसरी परिस्थिति है जब अंग्रेज़ों का भारत में आगमन हो गया तो भारत की स्थिति क्या हो गई। और यही जो भारत नाम का इसमें जो करैक्टर है, जो अमूर्त करैक्टर है, वो महारानी रानी विक्टोरिया से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि भारत की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है, आप इसमें मदद करें और भारत की इस स्थिति से बाहर निकालें। तब इस नाटक का जो खलनायक है भारत दुर्देव, वो भारत से कहता है कि आज भी तुम रानी महारानिया विक्टोरिया पे उम्मीद लगाए बैठे हो, खुद से तुम्हें मेहनत करने नहीं आती। और भारत दुर्देव जो खलनायक है इस, तो भारत दुर्देव का सेना है, आलस्य, रोग, मदिरा, इन सबको कहता है जाओ भारत पे आक्रमण करो और भारत को चारों ओर से घेर लो। भारत पे आक्रमण होता है तो भारत मूर्छित हो जाता है। कुछ आगे चलकर 1-2 अंक आने के बाद जब 5वां अंक आता है नाटक का, तब यहाँ पे भारत को जगाने की कोशिश भारत भाग्य करता है, लेकिन वह जगाने में असफल होता है, क्योंकि भारत के लोग ऐसे हो गए हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा दिखाया गया था नाटक में कि अगर कोई पड़ा हुआ है भारत में और अगर वहाँ पे उसे कुत्ता वगैरह उसको चाट रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तब भी भारत के लोग कुत्ता को हटाने को नहीं जाते हैं। तब भी भारत के लोग कुत्ता को हटाने को नहीं जाते हैं, पड़े रहते हैं। यानी भारत के लोग निर्लज, आलस्य हो गए हैं, वो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हैं। और यहाँ पे इस नाटक में भारत के लोगों को जगाने में असफल हो जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, और फाइनली जो भरत मूर्छित पड़ा हुआ था उनका मृत्यु हो जाता है। अगर देखा जाए इस नाटक में तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेज़ों की तारीफ़ की है। तारीफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि वाकई तारीफ़ की है, कभी ऐसी भी होती है ना कि जो तारीफ़ करने के लायक नहीं है और उसकी तारीफ़ आप बार बार कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि उस पर आप कटाक्ष कर रहे हैं। तो तारीफ़ के माध्यम से अंग्रेज़ों के प्रति कटाक्ष की गई है और भारत के लोगों को जगाने की कोशिश की गई है कि उस टाइम में जो 1850-60 का जो टाइम था, 1875-90 ईस्वी के आसपास का, इस टाइम में भारत में राष्ट्रीयता थी ही नहीं। तो ये इस नाटक की मुख्य सारांश थी। अब आइए नाटक के क्वेश्चंस को देखते हैं और क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं कि यह जो है सबसे पहले जही इक्स्तर धन बल दिनो, सबसे पहले विद्याफल जिन गही लियो, यह भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक से लिया गया है? तो पहला अंक से लिया गया है। पहला अंक में जब भारत जी कैरेक्टर के रूप में जब उपस्थित होते हैं तो भारत जी कहते हैं कि यही वो भारत है जहाँ पे सबसे पहले विद्या की प्राप्ति हुई, जहाँ से विद्या की शुरुआत हुई, जहाँ काफ़ी धन वगैरह था अंग्रेज़ों के आने से पहले। तो ये बातें कहा जाता है नाटक के पहले अंक में। नेक्स्ट है, नाटक भारत दुर्दशा के किस अंक में भारतेंदु ने अंग्रेजों द्वारा भारत से धन लूटकर ले जाने की चिंता जताई है? तो ये पहला अंक में ही जताई है। जो पहला अंक था जहाँ पे भारत चर्चा करता है, चित्रांकन करता है भारत की परिस्थिति का, जिसमें भारत के पहले अंग्रेजों के आने से पहले का और अंग्रेजों के आने के बाद की परिस्थिति का चर्चा करता है। तो ये दोनों चीज़ें अंक नंबर 1 यानी पहला अंक में ही चर्चाएँ होती है। नेक्स्ट है, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी? हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी? तो बनारस के विद्वानों ने भारतेंदु की उपाधि हरिश्चंद्र को दी। बनारस के विद्वानों ने। भारतेंदु का प्रथम नाटक माना जाता है, भारतेंदु का प्रथम नाटक माना जाता है विद्या सुंदर। भारतेंदु का प्रथम नाटक माना जाता है विद्या सुंदर। भारतेंदु का जन्म हुआ था 1850 ईस्वी को बनारस में, 1850 ईस्वी को बनारस में। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा? चंद्रावली
जो भरतेंदु के द्वारा लिखी गई है, उसे भरतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा? तो हो जाएगा राम विलास शर्मा जी ने, राम विलास शर्मा जी ने। नेक्स्ट है नाटक भारत दुर्दशा के किस अंक में भारत का प्रवेश होता है? किस अंक में भारत का प्रवेश होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा अंक। भारत का प्रवेश किस अंक में होता है? तो दूसरा अंक में हो जाएगा। भारत दुर्दशा नाटक में भारत का प्रवेश होता है, भारत का प्रवेश होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नाटक भारत दुर्दशा में फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्थ किरीट, हाथ में टेकने की छड़ी, शिथिल अंग किसके रूप की व्याख्या करता है? तो भारत के रूप की व्याख्या करता है। ये किसका रूप है? भारत की रूप है। किसका है? भारत के रूप है। भारत को अपनी दुर्दशा देखकर किसकी याद आती है? तो दुर्योधन की याद आती है। भारत को अपनी दुर्दशा देखकर किसकी याद आती है? दुर्योधन की याद आ जाती है, क्योंकि दुर्योधन ने भी पांडवों पर काफ़ी अत्याचार करने की कोशिश की थी। शुचिअंग्र नेव दस्यामी विना युद्धेन केशव, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? शुचिअंग्र नेव दस्यामी बिना युद्धेन केशव, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो राइट आंसर है दुर्योधन के द्वारा कहा गया है। शुचिअंग्र नेव दस्यामी बिना युद्धेन केशव कथन दुर्योधन के द्वारा कहा गया है। अरे पामर, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूब जाता था, उपयुक्त कथन में रिक्त स्थान भरिए, तो जयचंद्र हो जाएगा। अरे जयचंद्र पामर, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूब जाता था, तो जयचंद्र हो जाएगा। आंसर क्या है? जयचंद्र। हाय अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं, माता राजेश्वरी विजयनी मुझे बचाओ, उपयुक्त वाक्यों में भारत किसे अपनी रक्षा के लिए पुकारता है? तो जब नाटक के अंक दूसरा में भारत का प्रवेश होता है, तो भारत की स्थिति को बताते हुए भारत जो है वो रानी महारानी विक्टोरिया यानी राजराजेश्वरी कहकर उसे संबोधित किया गया है कि राजराजेश्वरी आप मुझे बचाओ। तो ये किसने कहा? तो भारत ने कहा। किनसे कहा? तो महारानी विक्टोरिया से कहा और उसे ही बचाने के लिए आग्रह करता है। नाटक का जो पहला अंक है उसमें भारत की परिस्थितियों का विवरण किया गया है, बताया गया है कि भारत पहले कैसा था और अब कैसा है। और दूसरा में भारत जो है आह्वान कर रहा है महारानी विक्टोरिया से कि भारत को बचाओ, भारत की स्थिति खराब हो गई है। जब किसी व्यक्ति का साहस और स्वाभिमान पूरी तरह नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति कायर होकर किसका सहारा लेता है? तो निर्जलता का सहारा लेता है। किसका सहारा लेता है? निर्जलता का, क्योंकि जब वो कायर हो गया है, स्वाभिमान नष्ट हो गया है ना, पूरी तरह नष्ट हो गया है, तो उसे किसी बात का फर्क नहीं पड़ता है कि कौन हमारे बारे में क्या बोल रहा है। और इसीलिए इसे कहा जाता है कि इस समय व्यक्ति केवल निर्जलता का ही सहारा लेता है। नेक्स्ट, जब अपनी व्याथा में डूबकर भारत मूर्छा खाकर गिरता है तो उसके प्राण बचाने कौन आता है? तो यहाँ पे उसका प्राण बचाने जो इसका आंसर है वो दोनों आता है, यानी निर्जलता और आशा आता है। यहाँ समझिए यही जो निर्जलता है, क्योंकि अगर निर्जलता नहीं होती तो उसे मतलब निर्जलता बन के रहना पड़ता है, नहीं तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाता। और एक दूसरी आशा होती है कि आज नहीं तो कल कभी हो सकता है कि सुधार हो जाए। निम्न में से कौन लड़की के वेश में है? लड़की के वेश में कौन है? तो आशा का जो करैक्टर है यहाँ पे इसमें वो लड़की के वेश में है। किसका? आशा का। नाटक के किस अंक में स्थान शमशान टूटे फूटे मंदिर का प्रयोग किया गया है? तो दूसरे अंक में किया गया है। किस अंक में? दूसरे अंक में शमशान टूटे फूटे मंदिर का प्रयोग। दूसरे अंक में शमशान टूटे फूटे मंदिर का प्रयोग और दूसरे अंक में ही भारत का प्रवेश भी होता है। और रानी महारानी विक्टोरिया से वो भारत को बचाने का आग्रह भी करते हैं। नाटक के किस अंक में भारत द्रुदेव का प्रवेश होता है? तो नाटक के तीसरे अंक में भारत द्रुदेव का प्रवेश होता है। नाटक के तीसरे अंक में जब ये रानी महारानी विक्टोरिया से आग्रह करते हैं दूसरे अंक में, तो तीसरे अंक में भारत द्रुदेव खलनायक के रूप में आते हैं। भरतेंदु ने अपने नाटक में किसे भारत द्रुदेव के रूप में चित्रित किया है? भारत द्रुदेव के रूप में किसे चित्रित किया है? तो अंग्रेज शासकों को और मुस्लिम शासक को, दोनों को। यहाँ पे इस नाटक में
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने डायरेक्ट अंग्रेजों पे कटाक्ष नहीं किया है, अंग्रेजों की तारीफ करने के क्रम में यानी व्यंग कटाक्ष किया गया है। तो व्यंग के रूप में यहाँ पे इस नाटक में अंग्रेजों को गलत दिखाया गया है और भारतीयों को दिखाया गया है कि इसमें थोड़ी सी भी राष्ट्र भक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। क्रूर आधा किस्तानी आधा मुसलमानी वेश, हाथ में नंगी तलवार किस रूप को दर्शाया गया है? तो ये रूप भारत दुर्देव का ही था, ये रूप भारत दुर्देव का ही था जो खलनायक के करैक्टर में है। इसमें क्रूर आधा किस्तानी आधा मुसलमानी वेश, हाथ में नंगी तलवार भारत दुर्देव को दर्शाया गया है, भारत दुर्देव को दर्शाया गया है। नाटक के किस अंक में भारत की दुर्दशा के कारणों का उल्लेख हुआ है? तो नाटक के तीसरे अंक में भारत दुर्देव जी ही भारत की परिस्थितियों का, भारत की जो ये दुर्दशा हुई है उसको कारणों का उल्लेख करती है कि मेहनत नाम की कोई चीज़ आप करते नहीं हैं, आलस्य आप में पूरी तरह से भरी पड़ी हुई है, तो भारत को कैसे बचाया जा सकता है? मुसलमान भारत को क्या कहते हैं? मुसलमान भारत को क्या कहते हैं? तो काफिर कहते हैं। मुसलमान भारत को क्या कहते हैं? काफिर कहते हैं, काफिर कहते हैं। फिर से देख लीजिए, मुसलमान भारत को क्या कहते हैं? काफिर कहते हैं। अंग्रेज भारत को क्या कहते हैं? अंग्रेज भारत को काला कहते हैं। और हम लोग अंग्रेजों को, भारतवासी अंग्रेजों को गोरा कहा करते थे और अंग्रेज भारत को काला कहते हैं, काला कहते हैं। काफर काला नीच पुकारूं, तोड़ूं पैर और हाथ, उपयुक्त पंक्ति में काफर काला नीच किसे पुकारा गया है? तो भारत को काफर काला नीच पुकारा गया है, भारत को काफर काला नीच पुकारा गया। यहाँ भारत कोई करेक्टर भारत नहीं है, भारत के माध्यम से भारतवासियों का यहाँ पे कहा जाए तो भारतवासियों तो टोटल पूरे भारतवासियों के लिए भारत का नाम आया है, करेक्टर आया है। फौजदार का नाम क्या था? फौजदार का नाम क्या था? तो सत्यनाश था। फौजदार का नाम क्या है? सत्यनाश, सत्यानाश। फौजदार का नाम क्या है? सत्यानाश। भारतेंदु सत्यानाश फौजदार के संवादों के माध्यम से क्या बताना चाहता है? भारतेंदु जी जो हैं वो सत्यानाश फौजदार के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? तो हो जाएगा देश का सत्यानाश का कारण, देश का सत्यानाश होने का कारण बताना चाहते हैं सत्यानाश फौजदार के माध्यम से। भारतेंदु भारत के सत्यानाश का पहला कारण बताते हैं। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वो भारत के जो सत्यानाश हुआ है, जो ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, इनका जो पहला कारण बताया वो धर्म के नाम पे बंटवारा, क्योंकि भारतवासियों में धर्म के नाम पे बंटवारा ये जो है वो भारत की एकता को तोड़ने का काम करती है और इसी कारण को सत्यानाश होने का पहला कारण बताया गया है। भारतेंदु के अनुसार हिंदू समाज के कुप मंडुक बनने का क्या कारण है? हिंदू समाज के कुप मंडुक बनने का क्या कारण है? तो विदेश यात्रा पे रोक, विदेश यात्रा पे रोक, विदेश यात्रा पे रोक। निम्न में से कौन भारत दुर्देव की सेना में शामिल था? निम्न में से कौन भारत दुर्देव की सेना में शामिल था? तो जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, यानी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो सारे भारत दुर्देव की सेना में थे। जैसे फूट, डाह, लोभ, फूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पश्चाताप, हट, शोक, ये सारी चीज़ें जो है वो भारत दुर्देव की सेना में शामिल है। यानी जितने नेगेटिव चीज़ें होती है ना एक इंसान का, वो सारे के सारे भारत दुर्देव की सेना में शामिल है। भारतेंदु ने व्यापार को खत्म होने का मुख्य कारण किसे बताया है? तो व्यापार को खत्म होने का मुख्य कारण भारत दुर्देव ने निरुद्धमता और संतोष बताया। भारतीयों में जितना मिल रहा था उतना में ही संतोष करने पे उतारू हो चुके थे और निरुद्धमता जो है यही दो करैक्टर है जिसके कारण भारत का व्यापार खत्म हो गया था। अंग्रेज के आने के बाद आप जानते हैं कि भारतीयों का व्यापार अंग्रेजों के हाथ में चली गई और भारत का व्यापार धीरे धीरे खत्म होते गया। एक एक करके अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाते चला गया और फाइनली पूरी जो अंग्रेजों की कंपनी थी वो भारत में स्थापित हो गई। रोहू सब मिलके अपहू भारत भाई, हा 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 भारत दुर्दशा ना देखी जाए। उपयुक्त गीत की प्रकृति क्या है? तो लावनी प्रकृति है। जानते हैं कि लावनी एक महाराष्ट्र का जो है लोक नृत्य है। ये जो अभी दो लाइनें हैं, पंक्तियां हैं, और अहू अब सब मिलके अहू भारत भाई, हा 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 भारत दुर्दशा ना देखी जाए। उपयुक्त गीत की प्रकृति भी लावनी प्रकृति का है, लावनी प्रकृति का है। रऊ सब मिलके अहू भारत भाई, हा 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 भारत दुर्दशा ना देखी जाए। उपयुक्त गीत को कौन गाता है?
तो योगी जी गाते हैं। कौन गाते हैं? योगी जी गाते हैं। योगी भी उनमें शामिल था जो भारत को जगाने की कोशिश करते हैं। काऊ नहीं पकड़त मेरो हाथ, यह गीत नाटक के किस अंक में गाया गया है? तो नाटक का जो अंक दूसरा है उसी में यही गीत गाया कि काऊ नहीं पकड़त मेरा हाथ, यानी मेरा हाथ कोई नहीं पकड़ रहा है, मुझे सहारा कोई नहीं दे रहा है, ये भारत जी कहते हैं। और ये पंक्तियां हैं, काऊ नहीं पकड़त मेरा हाथ, यह गीत नाटक के किस अंक में है? तो दूसरे अंक में भारत के द्वारा कहा जाता है। भारत दुर्दशा नाटक के दूसरे अंक में किसके द्वारा गाया जाता है? भारत दुर्दशा नाटक के दूसरे अंक में किसके द्वारा गाया जाता है? तो भारत के द्वारा ही गाया जाता है। यही भारत दूसरे अंक में कहते हैं कि कोई मेरा सहारा नहीं दे रहा है, कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ रहा है। अरे उपजा ईश्वर कोप से, मुझे तुम सहज ना जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी, यह गीत किसके द्वारा गाया गया है? तो भारत दुर्देव जो खलनायक है वही कहते हैं कि अरे उपजा ईश्वर कोप से, मुझे तुम सहज ना जानो जी, मुझे तुम सहज सरल मत जानो, मुझे एक राक्षस मानो जी, मैं एक राक्षस हूँ। ऐसा भारत दुर्देव कहने का काम करते हैं। रोग तथा आलस्य का प्रवेश नाटक के किस अंक में है? चौथा अंक में रोग तथा ये जो आपका आलस्य है उसका प्रवेश है, क्योंकि पहला अंक में भारत की परिस्थितियों का वर्णन था। दूसरा अंक में भारत जो करैक्टर है वो चाहते हैं, रानी महारानियां से आग्रह करती है कि भारत को बचाया जाए, भारत की परिस्थितियां खराब हो चुकी है। और तीसरा अंक में भारत दुर्देव का प्रवेश होता है और भारत दुर्देव कहते हैं कि भारत में आलस्य वगैरह है, भारत को मेहनत नहीं करते हैं, राष्ट्रीयता नहीं है और भारत को और चपेट में ले लो, जाओ। जो भारत दुर्देव का सेना है उसे कहता है जाओ तुम भारत पे आक्रमण करो, और उनकी सेना में रोग आलस्य ये सब चीज़ें भरे थे। अब वही जो रोग आलस्य जो सेना है भारत दुर्देव का, उसका प्रवेश चौथे अंक में भारतीयों में मतलब इस नाटक में होता है। किसके बदौलत ओझा दर्शनीय पंडित सिद्ध लोगों को ठगने का काम करते हैं? तो ये हो जाएगा रोग के बदौलत। अगर रोग हो जाती है ना, तो रोग में ओझा लोग जो होते हैं, पंडित वगैरह जो लोग होते हैं, अलग अलग चीज़ें बताकर पैसा ठगने का काम करते हैं। तो यहाँ पूछा किसके बदौलत ओझा दर्शनीय पंडित सिद्ध लोगों को ठगने का काम करते हैं? तो रोग के बदौलत। महाराज भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्र से मर जाएगा, घेरने का कौन काम है? यह कथन किसका है? तो रोग का कथन है। जब भारत दुर्देव जी कहते हैं रोग से कि जाओ तुम भारत पे आक्रमण करो, तब यही रोग जी कहते हैं कि भारत तो मेरे प्रवेश मात्र से ही मर जाएगा, इसे घेरने का कोई काम नहीं है, मैं प्रवेश ही करूंगा तो भारतीयों की हालत खराब हो जाएगी। डॉक्टरों के द्वारा रोग से लड़ने वाले उपाय, टीका लगाना इत्यादि लोग किस डर से मना करते थे? तो शीतलता के डर से। किस रोग से मना करते थे? शीतलता के डर से। डॉक्टरों के द्वारा रोग से लड़ने वाले जो टीका लगाए जाते थे ना, वो सबके भारतीय लोग मना करते थे शीतलता के डर से। भारत दुर्देव किसे पान का बीड़ा देते हैं? किसे पान का बीड़ा देते हैं? तो रोग को। किसे पान का बीड़ा देते हैं? तो रोग को भारत दुर्देव पान का बीड़ा देते हैं। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। उपयुक्त गीत की प्रकृति क्या है? तो ये गजल के रूप में कहा गया है। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। ये लाइन कहा गया है गजल के रूप में। हमने बताया कि इस कहानी में एक कुत्ता और एक इंसान का जिक्र किया गया है कि कुत्ता इंसान के शरीर को पूरा चाट रहा है, लेकिन इंसान ज्यों क्या त्यों पड़ा हुआ है। इंसान ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, वो उसे हटाने की कोशिश नहीं करता है। उसके अंदर इतना आलस्य है कि उसे भगाने की कोशिश नहीं करता। यहाँ पे एक अंग्रेज और एक भारतीयों के बारे में ही बताया गया। कुत्ता अंग्रेज का प्रतीक हो रहा है यहाँ पे, और जो इंसान है वो भारत का प्रतीक हो रहा है कि कुत्ता जो अंग्रेज है वो भारत को चाट रहे हैं, लेकिन भारतीय अपने आलस्य के कारण उसे हटाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था गजल। गजल। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। उपयुक्त गीत की प्रकृति गजल, यानी गजल के रूप में कहा गया है। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। उपयुक्त गीत नाटक के चौथे अंक में कौन गाता है? तो आलस्य गाने का काम करता है। इस गीत को आलस्य गाता है, क्योंकि आलस्य वही है ना जो पैर हाथ हिलाने नहीं देता है, इंसान को कोई काम नहीं करने देता है, क्योंकि उसके आलस्य
उसके अंदर आलस इतना भर जाता है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहता, ज्यों क्या त्यों पड़े रहना चाहता है। तवंगरी बदिलस्तना बमाल का अर्थ है, तवंगरी बदिलस्तना बमाल का अर्थ है अमीर हृदय से है, अमीर हृदय से है, धन से नहीं। यानी अमीर हृदय जो है वही अर्थ है तवंगरी बदिलस्त ना बमाल, धन से अमीर नहीं, हृदय से अमीर होना चाहिए। भारत दुर्दशा में मदिरा को किसकी कन्या माना गया है? भारत दुर्दशा में मदिरा को भगवान सोम की कन्या माना गया है, क्योंकि आप जानते हैं भगवान सोम जी जो हैं वो मदिरा के बड़ा शौकीन हुआ करते थे। तो भारत दुर्दशा में मदिरा को किसकी कन्या माना गया है? तो भगवान सोम का। देवताओं द्वारा मंदिरों का कहा जाता है, नहीं, देवताओं द्वारा मंदिरा को कहा जाता है, यानी मदिरा को कहा जाता है तो सुरा, सुरा। देवताओं द्वारा मदिरा को क्या कहा जाता है? सुरा कहा जाता है, सुरा कहा जाता है। मदिरा के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? मदिरा के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? तो रमकृष्णान जो है वो सुमेलित नहीं है, रमकृष्णान जो है वो सुमेलित नहीं है। मदवा पीले पागल जीवन बितियो जात, मदवा पीले पागल जीवन बितियो जात, बिनु मद जगत सार कछु नाही मान हमारी बात, ऐसी सिद्ध छोड़ी मन मूर्ख काहे ठोकर खात। उपयुक्त गीत में किसके नुकसान को बताया गया है? तो यहाँ पे मदिरा के नुकसान को बताया गया है कि मदिरा पीने से काफ़ी नुकसान होते हैं, पर फिर भी लोग इतने मूर्ख हैं कि इससे ठोकर खाने के बिना इसे छोड़ते नहीं हैं। तो यही है ये गीत, और इस गीत के नुकसान को बताया गया, यानी मदिरा के नुकसान को बताया गया है। जे कलयुग राज की, जे महामौज महाराज की, अटल छात्र काज की, कलह अभिदा साज की। उपयुक्त गीत किसके द्वारा गाया गया है? तो ये अंधकार के द्वारा गया है, अंधकार के द्वारा गाया गया है। जे कलयुग राज की, जे महामौज महाराज की, अटल छात्र काज की, कलह अभिदा साज की, अंधकार के द्वारा। भारतेंदु ने अपने नाटक भारत दुर्दशा में अज्ञान और जड़ता के प्रतीक के रूप में किस पात्र को प्रस्तुत किया है? तो अंधकार को अज्ञान और जड़ता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है, अंधकार को। और इसमें जो एडिटर जी दिया हुआ है, एडिटर जो लिखा गया है, ये मूर्त कैरेक्टर है जिसे हम देख सकते हैं। और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है रोग, ऑप्शन नंबर जो 4 है रोग, ये रोग ही कहता है कि भारत को घेरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे प्रवेश मात्र से ही भारत अपना दम तोड़ देगा। भारतेंदु ने चोर, उल्क और लंपटों का एकमात्र जीवन किसे कहा है? तो अंधकार ही कहा है कि चोर लोग, लंपट लोग जो होते हैं वो अंधकार जीवन ही जीते हैं, उनमें रोशनी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तरक्की कोई रास्ते नहीं अपनाते हैं। पर्वतों की गुहा, शोकितों के नेत्र, मूर्खों के मस्तिष्क में किसका निवास होता है? पर्वतों की गुहा, शोकितों के नेत्र, मूर्खों की मस्तिष्क में किसका निवास होता है? तो ये अंधकार का निवास होता है। पर्वत की गुहा जो होता है, गुफा जो होता है, वहाँ भी अंधकार रहता है। शोकितों के नेत्र जो होते हैं, मूर्खों के मस्तिष्क जो होते हैं, हर जगह अंधकार भरा रहता है। आध्यात्मिक और अधिभौतिक किसके दो स्वरूप हैं? आध्यात्मिक और अधिभौतिक ये दोनों अंधकार के ही स्वरूप हैं, ये दोनों अंधकार के ही स्वरूप हैं। नाटक के कौन से अंक में एक 7 सदस्यीय कमेटी की बैठक होती है? 7 सदस्यीय कमेटी की बैठक होती है तो नाटक के 5वें अंक में, जब चौथे अंक में सारे जो दुर्देव के सेना थे, रोग, आलस्य, छल कपट जितने चीज़ें थे, फूट डालो, सारे जब आक्रमण कर देते हैं। अंक नंबर 4 में, तो अंक नंबर 5 में एक सदस्य का गठन होता है, जिस सदस्यों के द्वारा भारत को बचाने की बात पे चर्चा की जाती है। तो किस अंक में हो जाएगा? तो नाटक के 5वें अंक में। 7 सदस्यीय की कमेटी में कौन शामिल नहीं था? 7 सदस्यीय की कमेटी में ये भारत शामिल नहीं था, क्योंकि भारत पहले ही मूर्छित हो चुका था, भारत दुर्देव के आक्रमण से ही, तो इसमें शामिल नहीं था। एडिटर जी थे, एक महाराष्ट्री था, एक बंगाली था, एक बंगाली है, एक महाराष्ट्री है और एडिटर जी है। सभा किसके कारण भंग हो जाती है? सभा किसके कारण भंग हो जाती है? तो अंधकार के कारण भंग हो जाती है। किसके कारण? अंधकार के कारण भंग हो जाती है। सभा के सदस्यों को डिसलॉयल्टी के द्वारा किस एक्ट के तहत पकड़ा जाता है? सभा के सदस्यों को डिसलॉयल्टी
के द्वारा किस एक्ट के तहत पकड़ा जाता है? तो इंग्लिश पॉलिसी एक्ट उस टाइम आया था जिसमें कहा गया था कि बिना नियम कानून के पकड़ लो। ये तो एक 1919 का रोलेक्ट एक्ट था जहाँ पे देशद्रोह के नाम पे किसी को भी पकड़ा जाता था। इससे पहले एक वर्नाकुलर एक्ट करके आया था, वहाँ पे भी पत्रकारों को बिना कुछ कहे थोड़ा सा भी शक होता तो पकड़ लेता था। तो जो इंग्लिश पॉलिसी एक्ट था उसके तहत ये सदस्यों को पकड़ लिया जाता है। इंग्लिश पॉलिसी एक्ट के तहत भारत भाग्य पात्र का प्रवेश नाटक के किस अंक में होता है? तो छठा अंक में होता है भारत भाग्य का प्रवेश। छठा अंक में होता है भारत भाग्य का प्रवेश। 5वां अंक में है सदस्यों ये 7 सदस्यीय टीम का गठन। जागो जागो रे भारत भाई नामक गीत कौन गाता है? तो भारत भाग्य ही गाता है। छठा में अंक जो है उसमें भारत भाग्य का प्रवेश होता है और भारतीयों को जगाने का कोशिश करता है। भारतेंदु के अनुसार विद्या का सूर्य का किस दिशा में उदय होता है? विद्या का सूर्य किस दिशा में उदय होता है? तो पश्चिम दिशा यहाँ बताया गया है। किस दिशा में? पश्चिम दिशा बताया गया है। अथक प्रयत्न के बाद भी जब भारत नहीं उठता है तो भारत भाग्य क्या करता है? अथक प्रयत्न के बाद भी जब भारत नहीं उठता है तो भारत भाग्य क्या करता है? आत्महत्या कर लेता है। क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। कोई ऑप्शन नहीं होता है कि भारत को यहाँ से बचाया जा सके, भारत को यहाँ से निकाला जा सके। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? तो नाटक साहित्य का हिस्सा है। नाटक साहित्य का भारत दुर्दशा कैसा है? तो नाटक है, एक नाटक है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। भारतेंदु की मृत्यु कब होती है? भारतेंदु की मृत्यु कब होती है? 1885 ईस्वी को भारतेंदु की मृत्यु होती है। 1850 को भारतेंदु का जन्म होता है। किस भारतीय साहित्यकार को हिंदी साहित्य में आधुनिकता के अग्रदूत कहा जाता है? हिंदी साहित्य के आधुनिकता के अग्रदूत, आधुनिकता के अग्रदूत तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का कहा जाता है। ये 1850 में इनका जन्म होता है और 1885 में मृत्यु होता है। मात्र 35 साल की उम्र में इन्होंने हिंदी साहित्य में जो कार्य कर दिए हैं वो उल्लेखनीय, अस्मरणीय है। भारतेंदु के पिता का नाम था। भारतेंदु के पिता का नाम, भारतेंदु के पिता का नाम गोपाल चंद्र था। भारतेंदु के पिता का नाम गोपाल चंद्र था, जो ब्रज भाषा में गिरधर के नाम से लिखा करते थे। ब्रज भाषा में गिरधर के नाम से लिखने का काम इनके पिताजी भी करते थे। हिंदी साहित्य व हिंदी रंगमंच के पितामह किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य व हिंदी रंगमंच के पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु द्वारा रचित नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु द्वारा रचित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा राग दरबारी। राग दरबारी ये श्री शुक्ल के द्वारा लिखा हुआ है, श्री शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। ये भी नाटक हम लोगों को पढ़नी है, उपन्यास जो है वो पढ़नी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्त।